बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन डेवलपमेंट्स का जाहिर सी बात है पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त बड़ा गहरा और दूर तक फोकस करने वाला मैं ये कहूँगी कि असरात होंगे। उन असरात का तज्जिया, जायजा और आने वाले 10 या 15 सालों की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होगी ये अलबत्ता कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस गौर व फिक्र में तो कोई लगा ही नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ हर रोज ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए और JIT ने इसको बुला लिया, ऐसी तस्वीर लीक हो गई और ऐसा मसला हो गया। जहां पर हुक्मरान जमात अपनी तमाम तर फोकस कर चुकी हो एनर्जीज पिछले 1 साल से, जब से पनामा पेपर्स आए हैं और पूरे मुल्क का पहिया जाम हो, स्टॉक मार्केट गिर रही हो, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ रहा हो और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा, माजरत के साथ मुझे अपने इन अल्फाज पर बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरे मुंह पर ये एक इतना बड़ा थप्पड़ है कि शायद मैं ये कभी ना भूल सकूंगी। हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तानियों ने, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका जैसे मुल्क को ये बावर नहीं करवा सके कि हमने 50,000 से ज्यादा लोगों का खून दे दिया, जिसमें निहायत तक बच्चे और APS के शोधा भी होंगे। आज उनके माँ बाप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या कभी किसी मुल्क में खून भी रायगा जाते हैं, इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी पर फोकस कर रहा है और उनके थिंक टैंक्स और ट्रंप इंतजामिया ने यह फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान को हर तरीके से कॉर्नर करने के लिए जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो नेटो के अंदर जो इत्तेहाद का दर्जा है पाकिस्तान का उसको कम किया जाएगा, उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पर वार कर रहा है, वार इस तरह कर रहा है कि उसने पूरी दुनिया में इस चीज को बावर कराने के लिए एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। और जाहिर सी बात है वो किसकी जबान बोल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो सरताज अजीज साहब को बताने की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर किसकी जबान बोल रहे हैं किसी भी थिंक टैंक्स में बैठकर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसकी सरजमीन से तालिबान प्लानिंग करके अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान की अफवाज, जाहिर सी बात है ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ रद्दुल फसाद इनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इस जो हमने हजारों बेसेस तबाह किए हैं, जो हजारों हमारे रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं कैंप्स में जो अपने घरों को अभी तक नहीं जा सके, वो किसी खाते में नहीं, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की एड बंद की जाएगी बल्कि पाकिस्तान को पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, पाकिस्तान की अफवाज को भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी पर फोकस भी किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान के ठिकानों पर अमेरिका अपने ड्रोन से खुद हमला करेगा। और जाहिर सी बात है अमेरिका ये पहले भी करता रहा है पॉलिसी, ये परसू करता रहा है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि हमने ये सोचा आओ मिलकर डॉन लीग्स निकालते हैं ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट तो एक पेज पे नहीं, और जब वो एक पेज पे नहीं तो मिलिट्री किसी खास मखसूस गुड बैड तालिबान को सपोर्ट कर रही है। सिविल इंतजामिया ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन मिलिट्री के हाथों मजबूर है। होगा क्या पाकिस्तान का, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं कि नए शोशे छोड़ने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं। जावेद हाशमी साहब फिर नमूदार हो गए, धरने के वक्त पे भी आए थे, बहुत कुछ बोल गए और आज उन्होंने अपने तंज और तीर के निशाने सुप्रीम कोर्ट और JIT पे चलाए। अगर जावेद हाशमी जब सीन पे नमूदार हो जाएं तो समझ लें दाल में कुछ काला है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अगर वेलकम बैक नाज़रीन, हमें आज ज्वाइन किया है वसीम आफ्ताब साहब ने, वाइस चेयरपर्सन है पाक से ज़मीन पार्टी पाकिस्तान के, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ऑल्सो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ जान मोहम्मद अचकज़ई साहब एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, PMLN के सीनियर रुकन है फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के और तंजिया भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वसीम, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ गुफ्तगू, ये जो पूरे खत्ते में मामलात हो रहे हैं, अमेरिका की धमकियाँ, ईरान का हमने 19 जून को ड्रोन गिरा दिया, 4 किलोमीटर सरहद में आ गया था, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, इन मामलात को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान का जो फोकस है वो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए जैस्मिन, मैं ये समझता हूँ कि 9/11 के बाद दुनिया तहजीबों की टकराव की एक बात गश हुई थी।
بحیثیت پاکستانی قوم اور ایک ملک کے ہم اس وقت ہمیں بیٹھ کے ایک سنجیدہ قوم کی طرح مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس وقت ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے تھی کہ اب ایک دنیا ایک ایسی سمت کی طرف چل نکلی ہے جہاں آپ اس الفاظ کو کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں کسی لبادے میں اوڑھ دیں، لیکن دنیا مسلمانوں کو، ہم ایک مسلمان اسٹیٹ ہیں، ہم ایک سپر پاور ہیں، ہمارے برابر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے ایران کو دیکھ لیں، افغانستان، وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے، آپ خود کہہ رہے ہیں 50,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے، افغانستان کے لیے ہم نے کیا کچھ قربان نہیں کر دیا. وہ بنگلہ دیش ایک طرف، ہندوستان دوسری طرف، یہ سارے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، یہ ہمارے ان بلاک ہمارے خلاف ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ انٹرو میں کہ بھئی ہماری فورن پالیسی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو یعنی کہ جو بنیادی ایشوز ہیں، بہت آگے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہم ہو یہ جاتا ہے کہ اگر بھارت ہماری کنٹرول لائن کی مطلب کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے تو اس پر بیان ہم دیکھتے ہیں کئی دن کے بعد آتا ہے، یہی طے نہیں ہو پاتا ہے کہ ہمیں اس پر بیان ہی. تو یہ اس کا مقصد ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بنیادی ایشوز ہیں ان پر ہی بات کرنے کے قابل نہیں ہوئے. تو بہت آگے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہم جن مسائل سے دو چار ہیں، چاہے وہ راحیل شریف صاحب کا ہو یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. راحیل شریف صاحب کا کیا مسائل ہے؟ میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے. نہیں، آج دیکھیں نا کیسے نہیں لوگ کہتے. آج جو سینٹ کمیٹی کی بریفنگ تھی اس میں سرتاج عزیز صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا جی وہ تو ذاتی حیثیت میں گئے ہیں، ہم قطر اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ رکھیں گے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایز اے ریاست یا ایز اے کنٹری، ہمارا ایک جو نیشنل ایجنڈا تھا یا ہمارا نیشنل پروگرام ہے وہ کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر راحیل شریف صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے تو پھر ریاست وہ کہاں تھی، وہ کیا سو رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے نتائج یا اس کے بارے میں. جو اگر راحیل شریف صاحب ایک ایسی فورس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو تحفظات ہیں تو اس کے اثرات ملک کے اوپر کیا پڑیں گے. بھائی راحیل شریف صاحب ہمارے لیے بڑی سر آنکھوں پہ، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اگر پاکستان کی اندرونی سالمیت خطرے میں آ رہی ہے، لوگ ہم پر سوالات اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے تھا کہ یہ جانا ملک کے لیے بہتری ہے یا نہیں. پارلیمنٹ اسی لیے تھا. دیکھیں پارلیمنٹ میں تو ہمارے یہاں کام کی چیزیں تو کبھی بھی نہیں ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ کر دیا نا اختیار بیگ صاحب. اگر پارلیمنٹ اپنا کلیدی رول پلے کرتا، اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی، اگر یہ ڈیبیٹس فوکسڈ مخصوص چند گروپس تک نہ رہتی تو پاکستان کا یہ عالم نہ ہوتا. بیکاز آپ ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہیں تو اس پہ ذرا ایک تھوڑا اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا. کل میرے ایک PMLN کے گیسٹ تھے رمیش صاحب، انہوں نے کہا کہ جی اس پاکستان میں اگر جو انویسٹرز ہیں، میں نے کہا نا اسٹاک مارکیٹ گری، انہوں نے کہا جی انویسٹرز کا سارا فوکس اور اعتبار ہی صرف میاں محمد نواز شریف پہ، ورنہ تو ملک. ہاں جی، وہ الیکشن کے ایئر سے پہلے ہی انہوں نے وہ سب باتیں شروع کر دی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل ایپٹما کی اسٹرائک تھی اور کل مل بند ہوئے پنجاب میں کالی پٹیاں باندھ کے. یہ آج اسٹاک ایکسچینج 9,000 2 ہفتوں میں 9,000 پوائنٹس نیچے آ گیا، 44 کی حد تھی. کھربوں روپے دھل گئے، چھوٹے انویسٹر تباہ برباد ہو گئے. صحیح، یہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا اعتماد انویسٹر پہ. میں خود بزنس مین ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اور ٹرمپ آنے کے بعد وہ بڑا واضح تھا کہ وہ ہوگا، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. ہماری فورن منسٹری بالکل فورن منسٹر ہی نہیں ہے تو اس میں وہ پیس، وہ اسپارک، وہ ورکنگ کیپیسٹی تھی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب میں جیسے یہ جملہ آ رہے ہیں جو ذاتی کیپیسٹی میں گئے، منسٹری آف ڈیفینس NOC ایشو ہوا جا رہا ہے. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی کیپیسٹی میں؟ یا تو آپ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم NOC نہیں دے رہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، کون کہاں گیا، ریٹائرڈ ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ والی سوال پہ میں آتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کیونکہ اگنور کیا گیا ہے. یہ ایشوز پارلیمنٹ میں آنے چاہیے تھے، جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جس میں آپ کے خطے کا اور آپ کا مستقبل جس میں داؤں پہ لگا، وہ ڈیبیٹ کے لیے پارلیمنٹ میں آتے. وہاں پہ ان لینڈ چاہے وہ ان کیمرہ کرتے آپ ڈیبیٹ اور اس میں کنسنسس بن کے کوئی چیز ریزولو کی جاتی. یہ وہ حصے ہیں. انڈیویجول کین افورڈ مسٹیک، جیسمن کین افورڈ مسٹیک، نیشن کی ناٹ. ملک نہیں کر سکتے. آپ اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کیجولی چلتے ہوئے اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اور اب یہ باتیں بعد میں آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں سعودیہ میں پہلے دن سے جو ہم نے ایک پالیسی لی تھی وہ پریکٹیکلی ہمیں نہیں نظر آئی. پہلے دن جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل امپارشل رہیں گے، ہمارا یمن کے معاملے میں یا دوسرے معاملات میں، بحرین کے معاملے میں اور اب قطر کے معاملے میں ہمارا کہیں پہ بھی کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. لیکن کہنے کے باوجود ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا. پھر جب
ہم نے وہ جو کمبائنڈ کمانڈ جو ہے اس کو راحیل شریف صاحب نے NOC کی بنیاد کے اوپر جب سنبھالا ایک اور میسج چلا گیا. ہم خطے میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایران کا ڈرون جو ہم نے گرایا, ایران کے سٹیٹمنٹ, افغانستان کے سٹیٹمنٹ. آج میں ایک بات جو سب سے ضروری کرنے جا رہا ہوں اور وہ میرے دل کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ بہت جلد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد پاکستان کے ہمارے خطے میں ایک نئی ریجنل پالیسی امریکہ لا رہا ہے, اور وہ پالیسی تقریباً تیار ہے. اس میں پاکستان کو کارنر لگایا جا رہا ہے. اس میں پاکستان پابند ہوگا افغانستان کے ساتھ سائن کر کے وہ سب چیز کرنے کے لیے جو اس میں 1 2 3 4 آ رہا ہے. اس میں بالکل اس میں یہ بھی طے ہوگا کہ یہ جو پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں جو حملے کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے روکنا ہے. حقانی نیٹ ورک پہ بات ہے. یہ سب چیزیں, میں ابھی امریکہ میں تھا, بچے کی میری کنوکیشن تھی, یہ سب باتیں وہاں بالکل عام تھنک ٹینکوں میں یہ ہو رہی ہیں. اب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا, بھائی افغانستان کو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ 2600-2600 کلومیٹر بارڈر جو ہے اس پہ ہم فینس کرنے جا رہے ہیں. آج تینوں پہ ہم نے سوابی پہ اور دوسری جگہوں پہ ہماری 2005-2004 سے 5 سے شروع, لیکن پہلے ہم نے کوئی اس میں وہ ریٹ نہیں دکھائی, ہم بیچ میں پھر ڈھیلے پڑ گئے تھے وہ کریں. لیکن 2000 ڈھیلے پڑ گئے تھے. راحیل شریف چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ اگر اوکے کرے تو اس بات سے فینسنگ شروع کرے نا, گورنمنٹ کی بات. اچھا اب وہ نہیں ہے, اس میں 100 راداریاں ہیں, ان میں بھی 2600 جس میں آنا جانا الاؤ ہے. آپ 70 سے 80% علاقے پہ کنٹرول نہیں ہے افغانستان کا, 20% پہ. وہاں پہ طالبان اور دوسرے دہشت گرد کھلے پھر رہے ہیں. آپ سب ہم پہ ڈال رہے ہیں, یہاں سے پاکستان سے آ رہے ہیں, وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. ارے بھائی 70 سے 80% علاقے ہمارا کنٹرول نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب یہ ایگریڈ, لیکن یہ منہ توڑ جواب ان کو دے کون؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ افغانستان نے ایک بار پھر پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگائے ہیں. دہشت گردی کے الزام میں ان کے سفیر کا یہ کہنا تھا, فیاض آپ کی طرف میں گفتگو لانا چاہ رہی ہوں, ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا پاکستان پر صرف بحیرہ عرب کی مچھلیاں دہشت گردی کا الزام نہیں لگاتی کیونکہ مچھلیاں بول نہیں سکتی, باقی تو خطے میں ہر بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے. اور اب اس کا جواب کون دے؟ اس کا جواب تو 2 ٹوک آنا چاہیے تھا وزیر اعظم ہاؤس سے, لیکن جواب دے کون؟ پارلیمنٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاسمین, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی پاکستان کے داخلہ اور خارجہ مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے نہ طبیعت ہے, نہ ذہنیت ہے, نہ صلاحیت ہے ان کے پاس. ان کی داخلہ پالیسی, ان کی خارجہ پالیسی, ان کی جناب لیبر پالیسی, ان کی ٹریڈ پالیسی, ان کی ایجوکیشن پالیسی, ان کی تمام پالیسیاں اس وقت ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ وہ جو لوٹ مار کا مال ہے اس کو جناب چھپانے کے لیے اور پاناما سکینڈل سے بچنے کے لیے کس طریقے سے پاکستان کے تمام اداروں کو جو ہے اپنے گھر کی باندی بنانا ہے, اپنے گھر کی لونڈی بنانا ہے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ JIT کے سامنے بھی جب یہ جاتے ہیں اور وہ ان سے ان کی کرپشن کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ امی بیمار ہے, ابو لاچار ہے, بچے بے روزگار ہیں, میں آوازار ہوں. یہ اس قسم کی کہانیاں سناتے ہیں اور یہ 72 سنگھ اور 74 سنگھ کی غزلیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ 1972 کے اندر جناب کو آئی گئے ہمارے فلاں فلاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. آج سرتاج عزیز صاحب نے اتنی غلط سٹیٹمنٹ دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنرل راحیل شریف کو کہ جو پاکستان کا ہیرو ہے, جو پاکستان کی 21 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے, اس کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے, اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, اس کے وقار کو تباہ کرنے کے لیے یہ نواز شریف اور اس کے حواری یہ مل کے جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ NOC لے کے گئے ہوئے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے وہ فوج کے NOC لے کے, وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے NOC لے کے گئے ہوئے ہیں, لیکن صرف اپنے پچھلے 3 سال کا بدلہ لینے کے لیے کہ جنرل راحیل نے ان 3 سالوں کے اندر ان کو ناکو چنے چبوائے تھے, ان کی نااہلی, ان کی کرپشن, ان کی بددیانتی کے حوالے سے اور اپنی گڈ ول کے حوالے سے اس نے اپنا ایک مقام بنایا تھا, اس کو یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک بنے ہوئے ہیں. اتنا سیکورٹی رسک ٹرمپ انتظامیہ نہیں ہوگی, اتنا انڈین انتظامیہ نہیں ہوگی, اتنی افغانستان کی انتظامیہ نہیں ہوگی, اتنی ایران کے ڈرون حملے نہیں ہوں گے جتنا اس وقت نواز شریف اور اس کی حکومت اور اس کے حواری جو ہے وہ پاکستان کے سیکورٹی رسک بن چکے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس وقت نواز شریف کا فرض بنتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری دنیا کو بتائے کہ پاکستان نے 120
अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अपनी इस दहशत गर्दी की नाम नहाद जंग के पीछे उठाया है। वो पाकिस्तान की तरफ से बताए कि तकरीबन 80,000 से ज्यादा शोहदा हमने जो है वो अपने शहीद करवाए हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और आम आवाम को। वो पाकिस्तान की तरफ से बताए पूरी दुनिया को कि दहशत गर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। लेकिन इनके मुंह में तो घुघनियां हैं। ये तो आपके जनाब मोदी के यार हैं, मोदी का प्यार है, मोदी के दिलदार हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि मोदी और जिंदाल इनसे जो है वो नाराज हो। तो आप बताएं फिर पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ेगा? हसीना वाजिद तो लड़ने से रही, आपका जनाब नरेंद्र मोदी तो लड़ने से रहा, आपका जनाब ये अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट जो है ना कठपुतली प्रेसिडेंट वो तो लड़ने से रहा। तो जिसने लड़ना है वो तो जनाब मोदी का यार है, मोदी का प्यार है और मोदी का दिलदार है। जान अचकज़ई साहब, ये खित्ते के हालात देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो ये जरा सरताज अजीज साहब की स्टेटमेंट पे जरा बता दीजिएगा। मतलब है एक फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिनकी 2 साल बाद वो पर्सनल कैपेसिटी में अगर 2 साल की मुद्दत पूरी हो जाती और उसके बाद वो अपना टेन्योर कट करके मतलब अपना पूरा करने के बाद फिर वो जाते तो मैं कहती हाँ जी एज अ पाकिस्तानी चले जाती कैपेसिटी में गए होंगे। दो के मेरा उस वक्त भी इस बात से इख्तलाफ था माजरत के साथ with all respect to him, और आज भी मेरा इस बात से इख्तिलाफ है। हुकूमत वक्त ने वो एनओसी जारी क्यों की? सऊदी अरेबिया के प्रेशर में? जास्मीन पहले अगर मैं आपसे इजाजत लूं, मैं सिर्फ अभी जो डिबेट रखी गई है वो मैं उसमें अपना इनपुट डालूं और फिर आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं। देखिए मजमूई तौर पे जो चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम सब के सामने हैं। इस पे डिबेट हो सकती है कि हुकूमत का रिस्पॉन्स कितना मौसर है, लेकिन एक चीज है जो इस वक्त हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा, जो GIT की शक्ल में एक तासुर उभर रहा है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि हुकूमत का बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर का घेराव किया जा रहा है। इसके मैसेज हमें मिला है स्टॉक एक्सचेंज से जो क्रैश हो गया, इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी पे खुश नहीं है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल जो है पैदा हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी 5-6 जो वज़राएं खलीदी, एक चूंकि CEO का मॉडल है हमारा गवर्नेंस या हुकूमती, वो उनकी सुनते हैं। जब उनका मोमेंटम जो है शिफ्ट हो जाता है या अटेंशन स्पैन कम हो जाता है तो ब्यूरोक्रेसी सो जाती है। जो हमारे CPEC के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट लेड हैं। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी इसी तरह हाइबरनेट हो जाती है तो यकीनन नेक्स्ट जो है तशवीश बीजिंग चाइना की तरफ से आएगा। इसी तरह हमने अभी देखा है कि मुख्तलिफ हुकूमतें वो भी देख रही हैं, उनकी कैपेसिटी के पहले भी इशू हैं, वो देख रहे हैं कि GIT किस तरफ जाता है। तो हमने मजमूई तौर पर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा पैदा हुआ है, इससे हमारी इंटरनेशनल रेटिंग पे असर पड़ेगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में क्लॉट बनने जा रही है इनस्टेबल पाकिस्तान की, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस पे असर डालेगा कि कितना मौसर ये मुकदमा हम आगे ले जा सकते हैं। अगर एक हुकूमत को एक घेराव का एहसास हो तो यकीनन उनकी बहुत सी चीजें क्रिपल हो जाती हैं। लिहाजा हमें मानना पड़ेगा जो अभी जो हमने GIT के नाम पे जो कुछ हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी के मुफाद में नहीं है कि हम एक मुंतखब हुकूमत को क्रिपल करें। अब आगे बढ़िए। नहीं, अब since you brought the topic directly to the GIT and you have related it to the economic stability and also to आपने उसको रिलेट भी कर दिया है पाकिस्तान की सलामियत से, कौमी सलामियत। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको पता है इस वक्त ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है अमेरिका में? आपको पता तो होगा। अच्छा, मुझे बिल्कुल मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम है वहां पे इंस्टीट्यूशंस। एक सेकंड रुक जाए, मेरे सवाल कंप्लीट। यू नो कि ट्रम्प को चारों तरफ से घेर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, प्रोसिक्यूटर्स, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, एवरीबॉडी इज डिवाइडेड। इन फैक्ट पीपल आर सेइंग इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल, ही माइट बी इम्पीच्ड। ठीक है, इट कुड बी, लेकिन मैंने नहीं सुना कि अमेरिका की जमहूरियत को खतरा हो गया हो, अमेरिका के इदारे तहस नहस हो रहे हो, उनकी इकोनॉमी बैठ गई हो, उनकी फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई हो। वो सब काम कर रहे हैं। जस्मीन, आपके एनालिसिस में ये फ्लॉ है कि आप पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो एक एस्टेब्लिश्ड मैच्योर इकोनॉमी और सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो 250 साल की जिनकी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, यहाँ पे आपको मालूम है डिसीजन मेकिंग बहुत सेंट्रलाइज्ड है। कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक्टिवली पूरी ब्यूरोक्रेसी को लीड करते हैं। हुकूमत के कुछ लोग जो हैं डिसीजन में होते हैं। अगर इनकी सलाहियत और मोमेंटम को जो है उनके अटेंशन स्पैन को हम डाइवर्ट करते हैं तो पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी सो जाती है, वो देखती है लेफ्ट राइट। ये हमारा सिस्टम है। अब आगे बढ़िए। रहील शरीफ की बात, जनरल रहील शरीफ साहब यकीनन जब वो रिटायर हो गए थे तो वो एक आम शहरी बन गए थे, जिनको एक प्रोसीजर के तहत अगर उन्हें बाहर जॉब लेना है तो गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट ने रूल्स के मुताबिक उन्हें एनओसी देखिए ये तो जो प्रोसीजर्स हैं, एक अगर आपने जॉब करना है एक रिटायर्ड ऑफिसर के तहत वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है गवर्नमेंट ने दी है। अब रही ये बात कि क्या वो वहां पे क्यों गए हैं, उस पे आपकी ये कहा सरताज अजीज ने
तो वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, बिल्कुल उन्होंने एक चॉइस किया और गवर्नमेंट ने उसके सर आपके डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस ओके मुझे समझ में नहीं आ रही, शुड आई बिलीव सरताज अजीज और शुड आई बिलीव द डिफेंस मिनिस्टर, शुड आई बिलीव द GHQ और शुड आई बिलीव माय ओन रिसर्च? मैं चाहूंगी आप कमेंट करते हैं इस पे बस। देखिए जैस्मीन, मैं समझता हूँ कि जाना साहब की मजबूरी है कि वो गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ सर तरफ से घेरी गई है। मैं बता रहा हूँ ना कि देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए रियासत अगर हम देखें तो उसकी फेलियर कहाँ आ रहा है। कुलभूषण यादव का एक ऐसा इंसिडेंट जो पाकिस्तान के हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, एग्जैक्टली उसको किस तरह से इन्होंने फेलियर, मैं कहूँगा इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं हो सकता कि आप देखें, आप जैनमा में गए, आपने कहा हमने डोजर दे दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की उसके अंदर वो बिल्कुल फारिग। उसके बाद अब इस पूरे एपिसोड के अंदर देखें, हमने उस इवेंट को ऐसा कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, भारत जो मजलूम बना हुआ पाकिस्तान फिर वही आज जालिमों की सफ में खड़ा हुआ है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, आज तक हम कोई इस फॉरेन ऑफिस से हमने कोई एक ऐसा पेपर नहीं देखा कि जिसके बारे में ये कहा गया हो कि ये पेपर ऐसा है कि जिससे कि हमने अपने मुखालफिन को कॉर्नर कर दिया हो। सारी कुर्बानियां देने के बावजूद, सारे एफर्ट्स करने के बावजूद, दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ने के बावजूद, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने के बावजूद भी हम जालिम बने हुए। हमारे जख्मों पे कोई मरहम रखने वाला नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों के पास इख्तियारात है, मैं कह रहा हूं कि देखिए वो चूंकि उन्होंने देखिए ना, आज अगर हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, जब मैंने कहा ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया फायरिंग कर देता है, ये सोते रहते हैं, इनको पता नहीं। साहब आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घेर लिया है। अब इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, किसने घेर लिया? मैं सवाल ये कहता हूँ, क्या वो चाहते हैं कि अपोजिशन सब मुंह बंद करके बैठ जाए और ये इस तरह के ब्लेंडर करते रहें और पूरा इकोनॉमिक मेस भी हो, जो मैंने अभी पहले जिक्र किया आपसे, और पॉलिटिकल मेस भी हो? आज अमेरिका जिसके लिए 80,000 आदमी हमने शहीद करवाए और 120 अरब डॉलर हम गरीब फटी हुई जेबों से हमने देके और दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कामयाबियां हासिल की, चाहे ऑपरेशन ज़रब-ए-अब्द या ऑपरेशन ज़रब-ए-फ़साद या कराची ऑपरेशन के जरिए। आज वो अमेरिका हमसे ये कह रहा है कि जी हम आपकी इमदाद जो कट करेंगे। कॉलिजन सपोर्ट फंड की उन्होंने रोकी हुई है पेमेंटें। जब हम ज्यादा उनको बिल अपना याद दिलाते हैं, वो 100, 200, 300 मिलियन डॉलर भेज देते हैं जैसे वो कोई हम पे एहसान कर रहे हैं। हालांकि ये वो फंड्स हैं जो एग्री हुए हैं कि हम वार अगेंस्ट टेरर में हम मिल के ये करेंगे, जैसे नेटोज के मेन अलाइज के तौर पे, और इसमें हमारा इतना हिस्सा वो रिम्बर्स करेंगे साथी के तौर पे, पार्टनर के तौर पे। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। आज वो कहते हैं जी हम नहीं देंगे और रोका हुआ उन्होंने, इसको होल्ड किया हुआ, फिर कहते हैं मोर ड्राउन हमले करेंगे हम आप पे। इसके वो हकानी नेटवर्क के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, आज मेरी बात लिख लें, बहुत जल्दी अमेरिका की जो खत्ते की इलाकाई पॉलिसी है, जो ट्रंप ने माइंड बिल्कुल बनाया हुआ है, क्योंकि CPEC उन्हें नजरों में खोल रहे हैं उनके, उसके बाद अफगानिस्तान को सामने उन्होंने बिल्कुल कर दिया, पीछे इंडिया पूरी फोर्स से, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट CPEC एक्सेल बनाया था, 200-300 मिलियन डॉलर फंड भी दिए थे, वो नहीं कर सका। उनके पहले प्लानिंग की दहशतगर्दी फैलाएंगे, चीनियों को अगवा कर लेंगे, चीनियों को मार देंगे और मुल्क में इंतशार फैलेगा और CPEC के मंसूबे रुक जाएंगे। वो नहीं हुआ। अब वो बड़ा गेम खेलने जा रहा है, तो आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि दिस इज नथिंग अनएक्सपेक्टेड कि CPEC के प्रोजेक्ट पाकिस्तान आप कैसे तैयार होंगे अगर आपकी रोज पेशी होगी GIT के आगे? देखिए GIT में अगर आपने कुछ किया है तो बुलाया गया है ना। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं कि ये सब लीगल तरीके से हुआ है, इसमें कोई चीज मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में नहीं आती, उसको फेंक के वहां पे चीज खत्म कर दें। कैसे खत्म कर दें जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं खत्म कर सकते? हाँ, तो अब सवाल मेरा ये है कि मुल्क में अनसर्टेनिटी डेली यास्मीन 1700 पॉइंट स्टॉक का नीचे जाने के माने ये हैं कि खरबों रुपए, 2 बिलियन एंड मोर बीइंग लॉस्ट एवरी डे। रुपए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बात करते हैं इस पर। अगर GIT बनाई है तो भाई फिर उसके अंदर आप कोई तवाज़ुन तो सही रखें। तवाज़ुन भी सही नहीं है। मैं जानता हूं कि इस तरीके से हमें बिठा के ये बातें करवाते हैं या GIT चलाते हैं, उन अदारों को मैं सब कुछ जानता हूँ। निहाल हाशमी वर्कर टाइप है, सेनेटर बन गया, उसने गलत बात की, लेकिन हमारे जजों को तो उससे ऊपर बैठ के सोचना चाहिए। अगर वो बातें भी कहेंगे कि गॉड फादर सिविलियन माफिया, एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं?
वेलकम बैक। जजेस पर तनकीद, आप इस पे कमेंट करना चाहते थे ताकि फयाज से मैं इसमें कि ये जो बात की अभी इन्होंने की है कि ये कंपनी का घेराव किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, और ये पीटीआई का, बल्कि फयाज आप इस पे कमेंट पहले कर दे ताकि डॉक्टर इख्तियार इस पे कमेंट करे। ये कैसे एक सेकंड पहले सवाल सुने, तहरीके इंसाफ वाले इतनी श्योरिटी से हर फोरम पर जाकर ये कैसे कह सकते हैं कि जी बस हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह गए, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, द प्राइम मिनिस्टर गॉन, बस खत्म, गवर्नमेंट इज ओवर? कैसे आप ये कह रहे हैं इतनी श्योरिटी से? देखिए जैस्मीन, ये जो नून लीग वाले कहते हैं कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया, मुझे हैरानगी है कि क्या ये 17 साल जो है ना यतीम दोशीजा है कि जिसको गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया है, या ये मुर्गी देने वाला अंडा है कि जिसको घर वाले सारा अंडा हासिल करने के लिए घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? और दूसरा ये कहते हैं कि जेआईटी और पाबंदियां लगा दी। क्या जेआईटी ने नवाज शरीफ और उसकी काबीना का नाम ईसीएल में डाल दिया है? क्या नवाज शरीफ और उसकी काबीना को मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी है कि ये जो मुल्की मसाइल और खारजा मसाइल को हल करने के हवाले से कोई इनके लिए रास्ते में कोई हर्डल, बैरियर या ऑब्स्टिकल आ गए हैं? अपना खरबों रुपए के जो है और खरबों डॉलर के कमीशन खाने वाले प्रोजेक्ट के लिए तुर्की और चाइना में तो हर रोज भागे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खारजा और दाखिली मसाइल को हल करने के हवाले से 1% भी कोई एक्टिविटी करने को तैयार नहीं है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दागी इन्होंने आज जो है ना वो मैदान में निकाला है, मैं हैरान हूं कि ये इतना दागदार हो चुका है कि इसको शर्म नहीं आती कि आज ये जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा है। शर्म नहीं आती कि कोई आके सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी के बच्चों को और बीवियों को कत्ल करने की धमकियां दे दे, वो जायज है। उनको निशाने इबरत बनाने की जो है वो धमकियां दे दे, वो जायज है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी हर किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी के ऊपर एक रिमार्क्स दे दे तो इनका दिल कितना जलता है। तो मैं ये दागी साहब जो है ना, जावेद दागी साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता अपनी इज्जत को बचाओ। क्या पिद्दी का शोरबा जो है ना, आप जो है वो मुंह उठा के आगे नून लीग का स्पोक्समैन बनने के लिए आपको जजता नहीं है। आगे आप बहुत जो है ना इज्जत कमा चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मजीद अपना बेड़ा गर्क ना कराएं, मजीद अपने दामन आपको लगता है इन्होंने कराया फयाज? आपको लगता है इनकी तरफ से ही किया गया या खुद ही आ गए हैं वो? जनाबे वाला, कभी भी ये खुद अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। जैस्मीन, एक बात अपने ज़हन में बैठा लो, निहाल हाशमी, आप कराची में रहती है, मैं भी 5 साल से निहाल हाशमी को जानता हूं। उसकी जुर्रत नहीं है कि वो किसी मक्खी को भी मार सके। अगर उसके अंदर इतनी जुर्रत पैदा हुई ना कि जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाए और उनके बीवी बच्चों को कत्ल करने की और निशाने इबरत बनाने की धमकियां दे, तो ये आपका आले शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ की दी हुई जो है वो जुर्रत और हिम्मत है, नाजायज जुर्रत और हिम्मत। रुक जाए एक सेकंड, इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे आपकी जेआईटी आगे बढ़ रही है, ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये अब बच नहीं सकते और इनका फैसला इनके अगेंस्ट आएगा, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इन्होंने ये तय करना है कि उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या वो अर्ली इलेक्शन में जाना चाहेंगे और अपनी जगह कौन सी क़यादत को लाएंगे, क्या वो क़यादत वो वोट बैंक इंटैक्ट रख सकती है कि नहीं। इस वक्त जो जोर है उनका, वो सेनेट के इलेक्शन तक पहुँचाते हैं, किसी तरह से घसीट लें और ये जो MPs हैं उनकी बुनियाद पर सेनेट में मेजॉरिटी ले लें, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन 7-8 महीने हैं, वो इतना आसानी से ड्रैग नहीं कर सकते। आपको लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? मैं समझता हूँ तो सब जगह आवाजें आ रही हैं कि जी उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, या जजमेंट का वेट करके फिर वो डिस्क्वालीफाई हो। तो ये चीज जैसे जैसे इतना पहले नहीं था, लेकिन जिस चीज पे जीआईटी में इन्होंने एतराजात किए उसकी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने करते गए, वो सब चीजें खत्म होती गई, आगे बढ़ रही है बात। क्यों बना रहे? ये तो बनाएंगे ही ताकि जजमेंट जब आए तो कहे कि जी ये जीआईटी जो थी ये मेरिट पे नहीं थी, बोनीफाइड नहीं थी, ये मुतनाज़ा थी, कंट्रोवर्शियल थी और हमारे साथ ही साथी हुई है और शहीद बन के और मजलूम बन के इलेक्शन में जाना चाहते हैं। आप यही करना चाहते हैं? अच्छा ज़ई साहब, ये प्लानिंग है? देखिए, पहली बात ये कि ये एहतसाब अगर वाकई एक गैर जानिबदार प्रोसेस था तो हमारे 6 से ज़्यादा जो खदशात थे जेआईटी के हवाले से उनका इजाला होता, जो हमने फ्लैग किए हैं और उसका जो है हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात ये कि अगर ये एहतसाब का अमल है तो बाकी लोग जिसके बारे में जो पनामा में जिनके नाम है वो हम पे क्यों आदमाफ गवाह बनने जा रहे हैं? अगर वाकई ये एहतसाब का अमल है तो आप सिर्फ एक खानदान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या आज फिर पाकिस्तान के 12वीं वज़ीर आज़म को उनकी अहलियत और
उनके मैंडेट को अवाम की राय के बगैर किसी और तरीके से मुतय्यन करने की कोशिश की जा रही है। आसार तो हमें यही नजर आ रहे हैं। क्या हमें यह हक नहीं है कि हम कहें कि पाकिस्तान के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर की अहलियत और मैंडेट का हक पाकिस्तान के अवाम के पास है? कोई और तरीका जो है वो पाकिस्तान की इस पूरे सिस्टम को डिरेल करेगा और हम फिर 10 साल पीछे चले जाएंगे। रही करप्शन की बात, करप्शन तो आपको मालूम है कि करप्शन का ये केस है ही नहीं। जितना भी पीटीआई इसको कैश करने की कोशिश करे, वरना करप्ट लोग तो दाएं बाएं सारे पीटीआई के साथ हैं, जिसमें पनामा ज़दा भी हैं। लिहाजा अब इसकी शफाफियत खत्म हो चुकी है। ये एक मुतनाज़िया JIT बन चुकी है। खुद इमरान खान के फैसले को नहीं मानेंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, एक गैर शफाफ अमल के जरिए, एक जानबदार एहतसाब के अमल के जरिए कोई भी फैसला JIT का जो है वो डाउटफुल होगा। उसकी बुनियादी सवालात पे जो उसकी इंटेग्रिटी पे सवालात होंगे और पाकिस्तान के आवाम गवाह हैं कि किस तरह जो है जानबदार अमल के जरिए साजिशी आ रही। फैसला JIT नहीं करेगी, वो सिर्फ रिपोर्ट देगी। फैसला रिपोर्ट नहीं, तो मेरा मतलब है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो रिपोर्ट जाएगी वो जो है इन नकाइस की बुनियाद पे कलेक्ट की जा रही है। रिपोर्ट को मुतनाज़ा होगी, इसलिए अदालत का फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, यही बात होगी। देखिए, मैंने अदालत की बात अभी तक नहीं की है। जो रिपोर्ट बनने जा रही है वो गैर शफाफ अंदाज में बनाई जा रही है। जो मैंडेट है उसे तजावुज कर गए हैं। लिहाजा इस JIT की इंटेग्रिटी खत्म हो चुकी है। इसको हम बिल्कुल जो भी नतीजा आएगा इस पे बड़े सवालात होंगे और इसके बुनियाद पे कोई भी जजमेंट होगा यकीनन इंसाफ दिखता हुआ नजर आना चाहिए, जो अभी तक हमें नहीं लग रहा। देखिए, मैं जान चकजई साहब की मजबूरियां, उनकी परेशानियों के दुख में बराबर का हिस्सेदार हूँ। लेकिन देखिए, पनामा के बाद जो बुनियादी सवाल थे वो ये थे कि भाई नवाज शरीफ साहब के ये असासे कैसे बने, उसकी ट्रेल क्या है। होने तो ये चाहिए था कि बजाय ये कि हम इतनी लंबी चौड़ी और यहाँ JIT तक आता, एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी जिसके अंदर ये बता दिया जाता कि ये मनी ट्रेल और ये, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसका मकसद ये कि आज जब आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, तो भाई कौम भी देखना चाहती है कि भाई ये मनी ट्रेल कहां से आई है। आप इस JIT को बताना चाहते हैं, उससे बेहतर 22 करोड़ लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया आपके हाथ में आप बता दीजिए, लेकिन जो नहीं हो पा रहा, लिहाजा मैं समझता हूं, मैं वही कह रहा हूं कि जो नहीं है, अगर है तो बताइए। खुदारा आप भी अपने दामन साहब कीजिए, कौम को भी इस मुश्किल से निकालिए। पाकिस्तान इतने मुश्किल मसाइल में दो चार है, तो जो बात यह कि इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं चाहिए, इस मुल्क के लिए भी इंसाफ कीजिए। 22 करोड़ लोग देखना चाहते हैं कि भाई गरीब के साथ सारा इंसाफ होता है, लेकिन बड़ों के साथ इंसाफ नहीं होता। आप सिर्फ JIT में जाने को ये कह रहे हैं कि मैंने तारीख रकम कर दी, भाई तारीख रकम नहीं की है यार। ये दुनिया में महज़ब और बेहतर मुल्क वो होते हैं जहां हुक्मरान कानून के ताबे होते हैं। आप महज़ब की बात करें ना, आपने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की बात, जी फयाज बोल दे। जैस्मीन, मैं ये कहूंगा कि ये जो नून लीग वाले बार बार कहते हैं ना कि JIT की हैसियत मशकूक, मेरा ख्याल है कि ये JIT की हैसियत उसी वक्त ठीक हो सकती थी कि जब ये आपके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हसन हुसैन सारे JIT के सामने पेश होते, तो JIT के चारों मेंबरान अपनी कुर्सियां छोड़ के जमीन पे बैठ जाते और इनके सामने मरासियों की तरह हाथ जोड़ के कहते पाग लगे रहन, बच्चे जींदे रहन, कारोबार फलदे फुलदे रहन, पैसे जना रुपया तो डॉलर जो पोर्ट होते रहन। उस वक्त ये खुश थे, या फिर उस सूरत में खुश थे कि वो JIT के मेंबरान इनको बिठाते कुर्सी पे, खुद कोई एक उनकी जूती साफ करता, एक इनकी जुल्फे संवारता, एक जो है वो ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस की तरह इनसे आके पूछता कि जनाब क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उस सूरत में ये खुश थे कि JIT ठीक है। ये जो JIT है कि जो इनको पूछती है कि चन्ना कितना गुजारी है रात में के मजदार, तो ये आगे से जो है ना, अम्मी बीमार है, अब्बू लाचार है, बच्चे बेरोजगार हैं, मैं आवाजार हूं, ये वो वाली कहानियां सुनाने लगे हुए हैं। फयाज साहब की बात खत्म करता हूं। JIT पे जितने भी एतराजात वर्बल राइटिंग में कोर्ट पे भेजे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लैरिफिकेशन दे दी है और ज्यादातर जो है उसमें वो रद्द किए जा चुके हैं कि ये बोनीफाइड नहीं है। रिश्तेदारियां सबकी होती हैं, उसको वजह बना के JIT को आप तोड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और ये जो लीक का था फोटो, उसकी भी क्लैरिफिकेशन की, लिहाजा आप कोई चीज तो पेंडिंग नहीं है, तो तमाम चीजों की क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। हाँ, वैसे जाना चाहिए सबकी तो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से आई है। जी जास्मीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सर तस्लीम खम, लेकिन हम इंसाफ मांगते रहेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से और ये फ्लैग करते रहेंगे। इंसाफ ये है कि मुल्क
हमें इंसाफ चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस GIT को किस मैंडेट के तहत बग करने की अख्तियार मिली है। हमें इंसाफ चाहिए कि किस मैंडेट के तहत इन्होंने वो गवाहों की मूवमेंट को मॉनिटर किया है। हमें इस हवाले से इंसाफ चाहिए कि जो पिक्चर आज लीक हुआ है, कल प्राइम मिनिस्टर का पिक्चर इलेक्शन के दिन अगर लीक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस GIT पे होगी। हमें इंसाफ चाहिए कि जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई वो कौन है, कौन ऑर्गेनाइजेशन है और क्या मोटिवेशन है। क्या हमें सिर्फ PTI और पीपल्स पार्टी के मर्जी के यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं GIT की शक्ल में? अच्छा, एक आखिरी बात करूंगा जस्मीन, आखिरी बात। आपको पता है कि कल जो रिपोर्ट पेश हो रही है, तीसरी रिपोर्ट GIT की, वो क्या है? नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक GIT की जो रिपोर्ट है वो ये है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज शक्ल से तो चुन्नू मुन्नू लगते हैं, लेकिन अकल और अमल में ना बिल गेट्स और उमरो यार के भी बाप है। ये GIT ने तीसरी रिपोर्ट जो अपनी दी है कि जनाब शक्ल से ये बिल्कुल मासूम और सादा लगते हैं, लेकिन अमल में और अकल में लेकिन बहरहाल आई मीन लाइक ठीक है, वी गॉट वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सवाल ये पैदा होता है कि हम सारे खुद डिवाइडेड हैं, मीडिया डिवाइडेड है, पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं, और अब एक आखिरी इदारा रह गया है इस कौम के लिए, सुप्रीम कोर्ट। हम उसको भी किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे लिए अफसोस का शायद कोई दिन नहीं हो सकता। बहरहाल डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, वसीम आफ्ताब, जान चगज़ई साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।